एनालिसिस जो देखने वाले हैं, तो सबसे पहले कुछ कुछ बातें जो होती है एनालिसिस में हमको ध्यान करने वाली है। ठीक है, तो पहली बात, जो पूरी रिपोर्ट इसकी आती है तो उसको ध्यान से देखना, यानी उसमें क्या है क्या नहीं है, हर गतिविधि को देखना। और सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि यहाँ पे अगर हम किसी चीज को फोकस करना चाहते हैं तो किसी रिपोर्ट के पहले पार्ट को अच्छे से पढ़ लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। सानवी अरोरा की ले लेते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप की एक रिपोर्ट आती है जब डीएमआरटी में हम सभी फिंगर का अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। और सभी फिंगर के रजिस्टर वैल्यू को हम डालने के बाद रिपोर्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर में जब रिपोर्ट को जनरेट करते हैं तो हमको डीएमआरटी में इतनी सारी चीजें जो होती है पता चलती है। ये इसका इंडेक्स होता है, ठीक है। तो ऊपर के अगर छोड़ दे तो ये थियोरेटिकल पोर्शन हो जाते हैं। तो इसके बाद में व्हाट इज डर्मेटोग्राफिक्स, ये तो आप सभी को पता है। ब्रेन लोब के बारे में, नो ब्रेन नो फिंगर के सिद्धांत को देखा है हमने। डिक्स, तो हम क्या करते हैं, पेज 12वें से इसका रिपोर्टिंग चालू करते हैं पढ़ना कभी भी। तो सबसे पहले कभी भी काउंसलिंग करते हुए दो चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे आप कभी किसी के पर्सनैलिटी के बारे में बात करना चाहते हो, या आप पर्सनैलिटी के बारे में बात करना चाहते हो किसी के, तो पहले डिस्क के बारे में जानते हैं। ये डॉक्टर विलियम मोल्टन से, जिन्होंने डिस्क के बारे में लिखा। डिस्क यानी इन्होंने पक्षियों के आधार पे 4 पर्सनैलिटी के टाइप बताए, जिसको भली भांति हमने पढ़ा भी है, ठीक है। इसको फिंगर प्रिंट से लेके तो इनका ये सिद्धांत है करके इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि डॉक्टर विलियम मोल्टन उन्होंने कैसे क्या इनको खोजा, और इन 4 नंबरों का, उन 4 जो लेटर यहाँ पे दिए उसके मीनिंग क्या होते हैं, ठीक है। बाद में इन्हीं को पक्षियों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग टू जोड़ दिया है। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमको ये एक पार्ट आता है, ठीक है, कि किसकी पर्सनैलिटी हम कैसे देखें। अगर किसी की पर्सनैलिटी आपको देखना है तो यहाँ पे दो, ऊपर में 2 थिंग आपको दिखाई देती है। एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। आपको क्या मिलेगी, 2 थिंग यहाँ को यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। तो पहले प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है इसको समझ लीजिए। प्राइमरी यानी जो लोगों को दिखने वाली पर्सनैलिटी, इसको बोलते हैं प्राइमरी पर्सनैलिटी। सेकेंडरी पर्सनैलिटी जो आप खुद के साथ होते हो वो वाली पर्सनैलिटी। कभी कभी किसी की पर्सनैलिटी जो होती है वो डिफरेंट भी आ जाती है और किसी की पर्सनैलिटी सेम भी आ रहती है, ठीक है। तो प्राइमरी ये आप अपने किसी के भी लेफ्ट हैंड को देख के पता चलेगी, लेफ्ट हैंड के थंब को देख के पता चलता है प्राइमरी पर्सनैलिटी क्या होती है। और सेकेंडरी पर्सनैलिटी राइट थंब में कौन सा पैटर्न होता है उसको देख के पता करता है। और ये आपका एक्शन पार्ट बताएगा, आप कैसे एक्शन करोगे, आपके मिजाज कैसे हो गए, ये जो होता है ये पर्सनैलिटी बताती है। बाद में इन्हीं पर्सनैलिटी के आधार पे इनका शॉर्ट एनालिसिस देता है। आज थोड़ा रिपोर्ट एनालिसिस पढ़ेंगे हम। बाद में इस रिपोर्ट को पैटर्न डाल के कैसे पढ़ने वाले वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन आज थोड़ा हम रिपोर्ट को एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें रिपोर्ट में दी है और किस टाइप से डीएमआरटी हमको वो चीजों को बताएगा, बराबर है। तो यहाँ पे देखोगे आप शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस किसका शॉर्ट एनालिसिस, इसका शॉर्ट एनालिसिस पर्सनालिटी के आधार पे शॉर्ट एनालिसिस। यानी शॉर्ट का मीनिंग क्या होता है, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज और टी फॉर थ्रेड। यानी किस टाइप के थ्रेड हमारे लाइफ में आएंगे, किस टाइप के अपॉर्चुनिटीज हमको हमारे पर्सनालिटी के हिसाब से होगी, वो हमको यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ पे देखना चारों डोमिनेंट, इन्फ्लुएंस, ठीक है, टेडी और कंप्लाइन, इन तीनों के यानी चारों पक्षियों के यहाँ पे शॉर्ट एनालिसिस दिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो डोमिनेंट होते हैं ईगल कैरेक्टरिस्टिक के स्ट्रेन क्या होती है, पावरफुल पार्ट क्या होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, टारगेट सेंट्रिक होते हैं, डिसिसिव हो गए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वो रखते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, बोल्ड होते हैं। इनका वीकर पॉइंट क्या होता है, जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, इगोस्टिक, ईगो जल्दी दिखता है, रिजिड होते हैं, हमेशा ही बोलते ना खुद को
जल्दी सक्सेसफुल ले जाने के चक्कर में ये क्या करेंगे, हमेशा ही बोलते हैं ना, इनमें पैशन की कमी होती है। हमेशा ही बड़े इम्पैक्ट को नहीं देखते, करंट इम्पैक्ट को देख के ही एक्शन को करते, इसलिए लाइफ में हानियों को झेलते हैं, ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचेंगे, दिमाग में आएगा अप्लाई कर लेंगे। थ्रेट क्या होते हैं इनके, यानी क्या क्या इनको प्रॉब्लम आएंगे, इनसेंसिटिव टू अदर फीलिंग, लोगों की फीलिंग को समझ नहीं पाएंगे, लोगों को समझने में इनको दिक्कत जाती। इग्नोर रिलेशनशिप, अगर अपने फेज में आ जाएंगे तो रिलेशनशिप की लहज भूल जाएंगे। हाई रिस्क टेकर, आइसोलेशन, ठीक है। तो हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है, तो हाई कभी कभी ज्यादा रिस्क लेना भी बोलते ना, ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होना उतना ही बुरा होता है। तो ये आपके लाइफ में आपको प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है, ठीक है। बाद में अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो इनके विजन बहुत क्लियर होते हैं, तो विजनरी होते हैं। जो लोग देख नहीं पाते उनको देखने की कला इनमें होती है, इनमें लीड करने की कला होती है, इनको लोगों को मोटिव करने की कला होती है। तो इनको भी आपको मोटिव करना पड़ता है, इनको भी लीड करना पड़ता है, इनको अच्छे पैटर्न में डालना पड़ता है। तो ये डोमिनेंट के हो गए, वैसे ही इन्फ्लुएंस के हैं, वैसे ही कॉम्प्लाइन के, वैसे ही स्टडी के। तो हर एक के चार पार्ट में, चार यानी जो आप पर्सनालिटी को पढ़े हो यहाँ पे, उसी पर्सनालिटी को चार पार्ट में यहाँ पे एनालिसिस करके बताया जाता है, यानी उसके स्ट्रॉन्गर वेज क्या है, वीकर वेज क्या है, थ्रेट कहाँ से उसको डिफिकल्टी पैदा हो सकती है, और अपॉर्चुनिटीज इनकी कौन सी क्वालिटी की वजह से इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, या कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीजें कभी भी दिमाग में ध्यान में रखिए, क्योंकि जब भी हम पर्सनालिटी के बारे में बोलते हैं तो ये चार थिंग हमारे दिमाग में होनी ही चाहिए, ठीक है। तो हर पर्सनालिटी के बारे में यहाँ पे ऐसा बोलेंगे। स्टार्टिंग का रिपोर्ट अगर हम दिखाना चाहते हैं, जिस कंपनी के आधार पे आप बनाते हो, तो उसका एक क्लैरिफिकेशन रहता है डिस्क के बारे में। फिर डर्मेटोग्राफी की हिस्ट्री है, की रेफरेंस है कि डर्मेटोग्राफिक्स कहाँ से आया, कैसे क्या रिसर्च हुआ, इसमें कैसे बढ़ोतरी हुई, उसके बारे में डिटेल है। यहाँ पे ब्रेन लोब, कौन से बॉडी में जो ब्रेन लोब हमने देखे उसके किस किस टाइप के वर्क होते हैं, जैसे हमारे घर में कमरे होते हैं तो वैसे वो ब्रेन के लोब्स होते हैं, उसमें अलग लोब में अलग अलग फंक्शन थे। इस फंक्शन को यहाँ पे वर्कआउट किया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका ब्रेन लोब, कौन सा लोब कौन से वर्क को करता है। जैसे प्रीफ्रंटल लोब है, बिहेवियर को देखता है, पर्सनालिटी को देखता है, एक्सप्रेशन को देखता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इसमें होती है, इंटरपर्सनल क्वालिटी इसमें होती है, इंट्यूशन इसमें होता है, गोल्स ओरिएंटेड होता है, एग्जीक्यूशन ब्रेन होता है, प्लानिंग वाला होता है, सेल्फ इवेल्युएशन वाला होता है, सेल्फ स्टीम वाला ब्रेन होता है। तो प्रीफ्रंटल में इस टाइप की गतिविधियां होती है। फ्रंटल में क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, कैलकुलेशन होगा, रीजनिंग से भरा होगा, लॉजिकल थिंकर होगा, एनालिसिस करने वाला होगा, इमेजिनेशन होगा, रिसर्च का होगा, ठीक है, इमोशन कंट्रोल वाला होगा, आइडिया फॉर्मेशन वाला होगा, साइंटिफिक थॉट रखने वाला होगा। तो ये जो फ्रंटल लोब जो होता है, प्रीफ्रंटल और फ्रंटल लोब जो होता है, ये कभी भी अगर कोई चीज को देखना है, इसके बॉडी में एक्शन कैसा रहेगा, ठीक है, तो इसको देखना है, तो ये जो प्रीफ्रंटल लोब, यानी आप थंब से देखोगे, थंब से क्या देखोगे, जब भी थंब देखते हैं तो प्रीफ्रंटल लोब आपका कार्य करता है, ऐसा माना जाता है। अगर प्रीफ्रंटल लोब अगर आपका कमजोर है तो आप क्या करते हो, हम हमेशा ही थंब को मसाज करोगे, रबिंग करोगे, या थंब का यूज ज्यादा करोगे, तो ये आप में एक्शन पार्ट को दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा, आप में एक्शन पार्ट को दिखाएगा। तो ये बिहेवियर, इनर आउटर बिहेवियर, पर्सनैलिटी, इनर आउटर पर्सनैलिटी, एक्सप्रेस करने की क्षमता, हर चीज को कैसे एक्सप्रेस करते हो, इनरली कैसे करोगे, आउटरली कैसे करोगे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी ऊपर से डिसीजन लेने की एबिलिटी और इनर से डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आप में कैसी होती है, ठीक है, इंट्रापर्सनल क्वालिटी कैसी होगी,
इंटरपर्सनल क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है, इंट्रापर्सनल क्वालिटी कैसी होगी, ये आप यहाँ पे जान सकते हो। इंट्यूशन पावर आप में है कि नहीं है, गोल ओरिएंटेड हो कि नहीं हो, एग्जीक्यूशन प्रोग्राम कैसे हो गए, प्लानिंग कैसे हो गए, सेल्फ इवेल्युएशन कैसे हो गए, और सेल्फ स्टीम। तो ये जो भावनाएं होती है ये प्रीफ्रंटल से लगी होती है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, प्रीफ्रंटल से रिलेटेड काम अगर करना है तो आपको पता होना चाहिए इतनी, अगर पोर्शन में आपको वर्क करना है, उसके बिहेवियर में करना है, तो उसके प्रीफ्रंटल एरिया को अच्छा करना है, ठीक है। तो प्रीफ्रंटल एरिया में दो इंटेलिजेंस आती है रिमेडीज देते हुए, दो इंटेलिजेंस की रिमेडीज आपको देना होता है, ठीक है। कौन सी, एक इंटरपर्सनल क्वालिटी और इंटरपर्सनल क्वालिटी में जाके इंटेलिजेंस में जो रेमेडीज होती है वो रेमेडीज। तो वो रेमेडीज क्यों करने हैं, तो हमको इतने गुणों को अगर अपने अंदर विकास करना है, प्रीफ्रंटल के फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेन लोब के फंक्शन क्यों दिया है, क्योंकि आपको वो समझने में आसानी जाएगी कि कौन से लोब पे इसके वर्क ज्यादा करना है, कौन से लोब के न्यूरॉन इस पे बढ़ाने हैं, और किस टाइप का फंक्शनिंग इस पे करना है। तो इसलिए ब्रेन के लोब के फंक्शन को समझने के लिए यहाँ पे ब्रेन लोब और उसके फंक्शन दिए। जैसे फ्रंटल में क्या क्या क्वालिटी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैलकुलेशन, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस, इमेजिनेशन, रिसर्च, ठीक है, स्पॉटेनिटी, इमोशन कंट्रोल, आइडिया फॉर्मेशन, और साइंस, साइंस को समझने की कला। यानी ये आपके फ्रंटल लोब क्या करता है, आपके दिमाग में थिंकिंग पोजीशन को बताता है, थॉट कैसे रहेंगे, थिंक कैसे हुए, विचार कैसे होंगे, ठीक है। पहला जो प्रीफ्रंटल होगा वो एक्शन ओरिएंटेड, ये क्या होगा, ये थिंकिंग रिलेटेड क्रिया है, प्रॉब्लम सॉल्व, थिंक करना, कैलकुलेशन करना, विचार करके हम कैलकुलेशन करते हैं, रीजनिंग, सोच समझ के डिसीजन लेते, लॉजिकल थिंकिंग, अपना लॉजिक दौड़ाते हैं, एनालिसिस, दो चीजों में कंपेयर करना या चीजों को एनालिसिस करना, ठीक है, इमेजिनेशन, किसी चीज को देख के विजुलाइज करना, इमेजिनेशन करना, ठीक है, रिसर्च। तो ये कभी थॉट, ये जितने भी ये होते हैं, इमोशन कंट्रोल, आइडिया फॉर्मेशन, साइंस, तो ये जितने भी कंट्रोल पार्ट होते हैं ये हमारे इसमें होते हैं, फ्रंटल में काम किए जाते हैं। बाद में पेरिटल लोब जो होता है, पार्शियल लोब जिसको बोलते हैं, ये सेंसेशन दिखाता है। तो ये क्या होता है, टैकल करने की एबिलिटी, ये क्या होता है, टैकल करने की एबिलिटी। अब इस टैकल हम किस किस चीजों से हम चीजों को टैकल करते हैं, तो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं, उसके हिसाब से हम चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो सेंसिंग करते हैं, टच करते हैं, हमारे फाइन मोटर स्किल यानी छोटी उंगलियों किस हिसाब से यूज करते हैं, प्लेइंग एक्टिविटी जो होती है इस पोर्शन में होती है, बॉडी मूवमेंट एक्टिविटी इस पोर्शन में होती है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डिजाइन करने में हम इस पोर्शन का यूज करते हैं, हैंड मूवमेंट करना है तो इस लूप का हम यूज करते हैं, आई और हैंड को कोऑर्डिनेशन देखना है तो हम इस लूप से देखते हैं। यानी कोई बच्चा आए हैंड का कोऑर्डिनेशन, यानी कोई बच्चा देखता है वो लेकिन उस चीज को बनाने में असमर्थ होता है, तो समझ जाना उसका पैरिटल लोब जो होता है वो कमजोर होता है। तो ये चीजें हम यहाँ से देखते, कोऑर्डिनेशन देखते हैं, उसके बॉडी का, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन सही से है कि नहीं, ये भी आप यहाँ से देखते हो। डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं बिटवीन लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का, जो भी होता है वो भी इसी ब्रेन से करते हैं कि उसका कौन सा ब्रेन जो होता है ज्यादा एक्टिव होता है, यानी बॉडी के किस पार्ट को वो ज्यादा यूज करता है, कौन से पार्ट को वो ज्यादा यूज करता है, इस हिसाब से हम ब्रेन का विकास देखते हैं। तो जैसे ही अगर इन चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो आपके दिमाग में जल्दी आना चाहिए कि इसकी टैकल करने की एबिलिटी, इसका पैरिटल लोब जो होता है वो कमजोर है, इसकी क्षमता को हमको बढ़ाना है। तो पैरिटल लोब की क्षमता को आप कैसे बढ़ाना है, कि काइनेमेटिक्स एबिलिटी को बढ़ा के, बाद में ऑक्सीपिटल, कैसे बढ़ाएंगे, काइनेमेटिक क्या आता है, फिजिकल एक्टिविटी से। जैसे फिजिकल एक्टिविटी कैसे करोगे, घूमना फिरना, किसी सेंसिंग लिखा है, किसी टच, किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को पकड़ के उसके बारे में सेंस करने की एबिलिटी, जानने की एबिलिटी, तो सेंसिंग। तो इस तरीके से हम हमारे टैकल करने की एबिलिटी को हमारे बॉडी में जनरेट करते हैं पैरिटल लोब के जरिए। आगे मैं बताऊंगा वैसे इसको कैसे जनरेट करना है, आपको कैसे इसको डेवलप करना है, ठीक है। बाद में ऑक्सीपिटल लोब है, ये विजुअलाइजेशन का होता है,
और इसमें हमारे 2 इंटेलिजेंस डेवलप होते हैं, ठीक है। कौन से? लिंग्विस्टिक एबिलिटी और म्यूजिकल एबिलिटी। ये जो होते हैं ऑक्सीपिटल लोब में डेवलप होते हैं, इसलिए विजुअलाइजेशन दिया है, आइडेंटिफिकेशन कलर दिया है, म्यूजिकल इमोशन दिया है, लैंग्वेज के बारे में दिया है, वर्ड के बारे में, राइटिंग, स्पीचेस, विजुअल मेमोरी, आइडेंटिफाइंग टोन, आइडिया फॉर्मेशन एंड स्पोकन वर्ड। देखो अगर यही प्रॉब्लम अगर आपने बच्चों में पकड़ लिया, देखो वो बच्चा लिख नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, ऑक्सीपिटल लोब कम है उसका, प्रॉपर चीजों को समझ में आता है, ओरली तो बहुत अच्छे से बोल लेता है, लिखने में तकलीफ जाती है, पैरिटल लोब में प्रॉब्लम है उसके। फिर उसमें अगर ये चीजें आपका ब्रेन एनालिसिस करना सीख गया ना, कि आगे वाले के बात करने के ढंग से, उसके बिहेवियर से अगर आपने उसको एनालिसिस कर लिया, तो आप उसको रेमिडीज देना बड़ा आसान हो जाएगा। देखो सोल्यूशन आप तभी देख सकते हो जब सटीकता से उसके प्रॉब्लम को पकड़ सको, कौन से ब्रेन में, कौन से लोब में उसकी एक्टिविटी में, कौन से ब्रेन में कम आ रहे, उसके हिसाब से आपको उसको एक्टिविटी को देना आता है। बाद में टेम्परल लोब जो होता है, टेम्परल लोब क्या होता है? ये नेचुरल एबिलिटी और विजुअल एबिलिटी को मिलके बनता है, ठीक है। तो जैसे फेसेस को ध्यान में रखना, कंसंट्रेशन, अटेंशन, शॉर्ट मेमोरी, लॉन्ग मेमोरी, चीजों को ध्यान रखने की एबिलिटी, मेलिंग सेंसिंग एबिलिटी, अग्रेसिवनेस, साउंड, ठीक है, इंक्रीज और डिस्क्रीजिंग एंड सेक्सुअल बिहेवियर, ये जो होता है टेम्पोरल लोब से होता है, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी में हर लोब की अलग अलग फंक्शन होते हैं, और इन फंक्शन के आधार पे हम उस लोब को स्ट्रॉन्गेस्ट करने का काम करते हैं। अगर आपको यही चीज समझ में नहीं आए, पूरी रिपोर्ट पढ़ के भी कोई मतलब नहीं होगा। अगर ये बेसिक बेसिक चीजें अगर आपने इसमें नहीं लिखे, देखो परसेंटेज भी देखना है, लेकिन इन चीजों का हमको उनके बिहेवियर के आधार पे एनालिसिस करना है कि उसके कौन से लोग में आपको प्रॉब्लम दिख रही है, और उस लोग के प्रॉब्लम को आपको शॉर्टलिस्ट करके उसको रेमेडीज प्रदान करना है। मेन चीज क्या होती है, आप जब उससे बच्चे से बात करते हो तो करंट चेंजेस क्या है, ये तो इनबर्न टैलेंट है, बराबर, उसका ब्रेन वैसा बना हुआ है, इनबर्न टैलेंट है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि बच्चे में सपोज ऑक्सीपिटल लो दिखा रहा है, पैरिटल रिपोर्ट में लो दिखा रहा है, लेकिन बच्चे का पैरिटल बहुत अच्छा हो, क्योंकि हम सीखते हैं ना, एक्वायरिंग भी नेचर होता है, हमें नेचर से सीखने की भी एबिलिटी होती है। तब हमको क्या करना है, जो उसके वीकर पार्ट होते हैं उसको फोकस करना होता है। तो पहले ब्रेन के 5 कैटेगरी में उसके गुणों को डालना सीखिए। ब्रेन की जो 5 कैटेगरी होती है इसका बिहेवियर, तो ऐसे टेस्ट लीजिए जैसे बिहेवियर स्टेट, इन पार्ट को आप इन्वॉल्व करके देख सकते हो उसका प्रीफ्रंटल लोब कैसा है। फ्रंटल लोब जाना है तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन दीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। पैरेटल लोब देना है तो सेंसेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दीजिए, यानी हर चीज को ऑब्जर्व करके आंखों पे पट्टी बांध के जज करने की एबिलिटी उसको देखिए। विजुअल देखना चाहते हैं तो वर्ड रिलेटेड आप जो बोल रहे हैं वो प्रॉपर वे से लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, ठीक है, स्पीचेस बराबर दे रहा है कि नहीं, बात बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, लैंग्वेज कैसे बोलता है, बातों को कैसे यूज करता है, शब्दों का अरेंजमेंट इसको आता कि नहीं आता। यहाँ से उसका टेम्परल, साउंड से रिलेटेड होता है, टेम्परल जो होता है साउंड से होता है, तो आवाज से, आवाज आइडेंटिफिकेशन उसके पास आता है कि नहीं, उसकी आवाज की तरफ उसका ध्यान जाता है कि नहीं, कि आंखें बंद करके अलग अलग साइड में साउंड को बजा के देखना। तो इस तरीके से आप ब्रेन के जजमेंटल को कर सकते हो, जज को कर सकते हो, ब्रेन को जज कर सकते हो कि कौन सा लोब जो होता है इसका वीकर और कौन सा लोब जो होता है इसका पावरफुल होता है। वैसे रिपोर्ट में भी आता है, रिपोर्ट में भी बताऊंगा मैं। तो आपको डिस्क पढ़ लेना है, डिस्क के बारे में थोड़ा, ये रिपोर्ट अगर किसी के पास नहीं हुए तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, आप थोड़ा पढ़ लेना, बाद में उस समय डीप में इसको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड थियरी जो यहाँ पे डीएमआईटी में वर्क करती है वो हावर्ड गार्डनर की है, तो हावर्ड गार्डनर के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिए। सबसे पहले एक काम करना, कोई भी फील्ड में उतरने के पहले उसके बारे में डिटेल पढ़ लेना, डिटेल एनालिसिस होना कि वो रिपोर्ट में किस चीज के बारे में लिखा है, किस चीज के बारे में बोला है, और क्या उसका कोई प्रूफ यहाँ पे दिया है। तो वो हमारे दिमाग में मुंह जबानी याद होना चाहिए। कोई पूछता है कि हावर्ड गार्डनर कौन है, तो उसका थ्योरी कैसे वर्क करता है, तो ये हमको ये पन्ना थोड़ा ध्यान में आना चाहिए, और उनने उनसे बुक से इस टेक्निक को लिया है तो वो भी हमको बताना आना चाहिए।
बाद में हावर्ड गार्डनर ने जो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस लिखी है, तो उसमें 19 सब इंटेलिजेंस को यहाँ पे डाला हुआ है। जैसे इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, तो हमने जाना है कि ये हमारे कौन से ब्रेन में होता है, प्रीफ्रंटल ब्रेन में होता है। अभी हमने जाना कि ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं। दिमाग के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। तो अभी प्रीफ्रंटल के भी 2 पार्ट होते हैं। ये जो होता है वो एक्शन ओरिएंटेड चीजों को दिखाता है, और दूसरा जो होता है सोशल की चीजों को दिखाता है। दोनों भी एक्शन दिखाएगा, लेकिन एक क्या होगा, खुद के साथ एक्शन को दिखाएगा, और दूसरा क्या होगा, सोशल के साथ एक्शन दिखाएगा। तो इंट्रा, इससे भी हम ब्रेन को जज कर सकते हैं। जैसे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हमें, यानी हम बोलेंगे कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो होता है हमारा राइट ब्रेन का फ्रंटल का फंक्शन होता है, प्रीफ्रंटल का फंक्शन होता है। तो इसमें क्या हो गए, प्लानिंग, इंट्यूशन, जजमेंट, एग्जीक्यूशन, मोटिवेशन एंड इमोशनल बिहेवियर, ये चीज आती है। तो हमारा कौन सा, राइट ब्रेन का लोब जो होता है, प्रीफ्रंटल लोब, वो अच्छा होता है। लेफ्ट ब्रेन में देखना है, प्रीफ्रंटल में सोशल बिहेवियर, लैंग्वेज, ठीक है, मोटिवेशन एंड इमोशन। तो यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन काम करेगा, यहाँ पे लोगों के द्वारा उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, या लोगों को वो मोटिवेट करेगा। तो इन चीजों से हमको पता चलता है कि कौन सा सब इंटेलिजेंस हम में डेवलपेड है। लॉजिकल में भी वही है, विजुअल में भी वही है। तो ये हमारे जैसे ब्रेन के लेफ्ट और राइट पार्ट होते हैं, तो वैसे लेफ्ट ऑक्सीपिटल में कौन सा काम होता है, राइट ऑक्सीपिटल में कौन सा काम होता है, ये भी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और उसके आधार पे आप जज कर सकते हो। हाँ, जैसे प्रीफ्रंटल तो आपने पकड़ लिया, इसका प्रीफ्रंटल वीक है, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा प्रीफ्रंटल वीक है, लेफ्ट साइड का कि राइट साइड का, यानी उसका सेल्फ वैल्यू नहीं कर रहा है कि सोशल को वैल्यू नहीं कर रहा है। तो वो उसके बिहेवियर से आपको जज करके आप काउंसलिंग कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ पार्ट होते हैं जो ध्यान में रखें। बाद में यहाँ पे रिपोर्ट में ये वाला पेज आता है जो 21 नंबर का होगा, पेज में 21 लिखा होगा, 20 लिखा होगा, लेकिन जब आप इस पेज को देखोगे तो 21वां पेज है ये, ठीक है। तो इसमें देखना पूरे ब्रेन और इंटेलिजेंस का एक अच्छा समागम दिया हुआ है, अच्छा से दिया है, मेंशन किया है, और इसको परसेंटेज के आधार पे दिया है, और यहाँ पे पैटर्न लिखे हुए दिखाई देते हैं आपको। तो ये पैटर्न भी आपको उस चीजों की चीजों को समझने की एबिलिटी आपको देता है। कौन सा पैटर्न, कौन सा डोमिनेटिंग पैटर्न ज्यादा होता है, कौन सा पोटेंशियल होता है, ये आपको देखना होता है। जैसे X4 होता है, तो आज पैटर्न पोटेंशियल से भरा होता है, इसमें पोटेंशियल यानी चीजों को एडॉप्ट करने की नेचर अच्छे से होगी, ठीक है। आर पैटर्न रिवर्स थिंकर होता है, तो ये चीजों को रिफ्लेक्ट करने की स्थिति को बताता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से इस पैटर्न में कौन से गुणों से क्या होगा, ये फिर आपको रिलेट करना है। वहां पे तो मिल गया आपको, बिहेवियर में मिल गया, उसके ब्रेन के लोब में मिल गया, लेकिन अभी ये 2 ब्रेन के फंक्शन होते हैं। तो उस ब्रेन के फंक्शन, यानी इसमें क्या पता चलेगा आपको, पता है इसके पैटर्न को देख के कि वो बंदा किस मिजाजी है। वहां पे तो आपने उसके ब्रेन पे एनालिसिस कर लिया अभी कि ये कौन से फ्रंटल का काम करेगा, बराबर है। लेकिन अभी उस फ्रंटल में कौन सा नेचर आएगा, कौन सा फिंगर आएगा, उसके हिसाब से उसका एक्शन होगा। रूल आएगा तो थोड़ा अग्रेसिव होगा, रिवर्स थिंकर आएगा तो अपोजिट थॉट को कैरी करेगा। तो इसके भी कॉम्बिनेशन हमने पढ़े, तो इसको भी थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ लेना। आज मैं रिपोर्ट एनालिसिस भी बता रहा हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जस्ट मैं रिपोर्ट में कौन से पार्ट होते हैं वो मैं खाली आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और बाद में इसको एक्सप्लेन करने की मेथड में सिखाऊंगा। अभी कैसे क्या जजमेंटल करना है वो मैं सिखा रहा हूँ, किस पार्ट को नोटिस करना है आपको रिपोर्ट में। यानी कभी भी किसी का रिपोर्ट बोलना है तो कौन से पार्ट को देखना है, तो उसके हिसाब से। तो पहले कौन से ब्रेन लोब के हिसाब से जाओ, ब्रेन लोब के हिसाब से, और उसी लोब के रिलेटेड क्रिएट को देखना, पूरा रिपोर्ट नहीं पढ़ना, उसके जो रिलेटेड पार्ट होता है उसमें। जैसे आपने प्रीफ्रंटल को पढ़ लिया, जैसे आपने प्रीफ्रंटल को पढ़ा, ठीक है। प्रीफ्रंटल क्या होता है, पर्सनालिटी क्या बताएंगे, एक्शन का बताएगा। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, यहाँ में डिस्क में हमने जाना कि हमारे बिहेवियर आएगी वहां पे प्रीफ्रंटल में। फिर प्रीफ्रंटल में हमारा क्या आएगा, एनालिसिस टाइप आएगा, किस टाइप का हमारा एनालिसिस होगा। प्रीफ्रंटल में क्या आएगा हमारा,
ऊपर के ये जो दिख रहे हैं आपको 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है और 9 सब इंटेलिजेंस में से ऊपर के पोर्शन के 4 इंटेलिजेंस आएंगे। इसमें भी अभी दिमाग के 2 टुकड़े हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट। तो प्रीफ्रंटल के भी यहाँ पे हम 2 टुकड़ों को प्रीफ्रंटल में करेंगे, लेफ्ट और राइट, और ये हमारे इसका एक्शन पार्ट होता है। तो यहाँ से आप कितने जजमेंटल हो, कितने एक्शन ओरिएंटेड हो, ये यहाँ से पता चलेगा आपको। और बाद में ब्रेन को उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ब्रेन में यहाँ पे क्षमता को दिया हुआ है, उसकी डीप प्रोसीजर जो प्रीफ्रंटल के जो फंक्शन है उसको डिवाइड करके दिया है, और ऊपर में पैटर्न दिया है और नीचे में उसके रिजिस काउंट दिया है। तो यहाँ से पता चलता है कि वो प्रीफ्रंटल लोब आपका वीकर है कि हायर है, और साथ में उसके पैटर्न उसकी गतिविधियों को बताते हैं। यानी एक्सप्लोर है, तो यानी इसका इंट्रापर्सनल ऐसा है कि ये इजीली अडॉप्ट कर सकता है, लोगों को देख के खुद के बिहेवियर को चेंज करने की एबिलिटी रखता है। इंट्रापर्सनल में वो चीज रिवर्स फिंगर में आता है, हमेशा ही लोगों के अपोजिट एक्शन करने की क्षमता इनमें होती है। प्रीवियस जो भी मैंने आपको पढ़ाया था फिंगरप्रिंट के पैटर्न को डाल के, वो थोड़ा ध्यान में याद कर लेना थोड़ा, ठीक है। बाद में एक टीएफआरसी करके होता है। टीएफआरसी यानी क्या होता है, टोटल फिंगर रिजेस काउंट, यानी जितने भी फिंगर के रिजेस होते हैं, यहाँ पे देखो हर रिजेस की वैल्यू दी होगी आपको नीचे में। इन टोटल फिंगर की रिजेस की वैल्यू को मिलके इसका एक परसेंटाइल निकलता है। उस परसेंटाइल के आधार पे यहाँ पे बोलते ना वो किस टाइप का, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी कैसी होगी, कैपेसिटी कैसी होगी, ये आप पता करते हो। तो जैसे टीएफआरसी 54 है, 54 यानी बड़ी लो है, तो इसको इस बच्चे को स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत होती है। और यहाँ पे दिखा लिख के रखा है नीचे में, जिसकी टीएफआरसी अच्छी है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसका आईक्यू भी तेज होगा। इसका कोई डायरेक्टली रिलेशन आईक्यू के साथ नहीं होता, ध्यान में रखना। बाद में लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन डोमिनेंट आपको दिखा है। ये क्यों बात करते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन डोमिनेंट का आपको अगर देखना है तो यहाँ पे देखो 38 और 20, तो ये बंदा कौन से ब्रेन का डोमिनेंट होता है, यानी कौन से ब्रेन को ज्यादा यूज करेगा। इसकी भी एक थ्योरी क्या बोलती है, अगर दोनों ब्रेन के बीच में, दोनों ब्रेन के जो परसेंटाइल के बीच में 5 या 5 से कम डिफरेंस होता है, तो दोनों ब्रेन आप एट ए टाइम यूज करते हो। या 5 से कोई एक ब्रेन अगर आपका यानी ज्यादा दिखाता है, तो वो ब्रेन के फंक्शन को आप ज्यादा करते हो, ठीक है। तो लेफ्ट ब्रेन गतिविधि अलग होती है, राइट ब्रेन की होती है, 2 हेमिस्फीयर होते हैं, और इसके बारे में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। स्प्लिट, इसमें इसको भी समझ के आप ध्यान दे सकते हो कि उसके ब्रेन के कौन से पार्ट जो होते हैं ज्यादा एक्टिव। मतलब क्या होगा राइट ब्रेन ज्यादा होने से, तो इसका मतलब होता है कि राइट ब्रेन में जो फंक्शन आए, यहाँ पे जो फंक्शन होते हैं वो ज्यादा है। राइट ब्रेन की फंक्शन की क्वालिटी वो ज्यादा करती है, इतनी क्वालिटी इसमें ज्यादा दिखेगी। जो पोर्शन राइट ब्रेन को कनेक्टेड होगा उस ब्रेन के क्या होगा, ये फंक्शन ज्यादा क्रिएट करने वाले हुए, वो फंक्शन वो ज्यादा परफॉर्म करने वाला होगा, लेफ्ट ब्रेन के नहीं करेगा, ठीक है। जैसे इंट्रापर्सनल क्वालिटी, ये क्या होती है, लेफ्ट ब्रेन की क्वालिटी होती है। ये क्या होती है, राइट ब्रेन की क्वालिटी होती है। तो राइट ब्रेन कौन सा, इंटरपर्सनल क्वालिटी, नहीं नहीं सॉरी, इंटरपर्सनल क्वालिटी लेफ्ट ब्रेन की क्वालिटी होती है। तो ये लेफ्ट ब्रेन की क्वालिटी होती है, ये राइट ब्रेन की क्वालिटी होगी। इसके हिसाब से ब्रेन की क्वालिटी को आपको पढ़ना है। और यहाँ पे ये क्रॉसिंग में दिखाते, तो ये जो इधर का जो पोर्शन होता है लेफ्ट का होता है, और इधर का जो होता है, जैसे इंटरपर्सनल जो क्वालिटी दी है, ठीक है, ये लेफ्ट ब्रेन की क्वालिटी है, और इंटरपर्सनल क्वालिटी दी है वो राइट ब्रेन की क्वालिटी है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो उस हिसाब से उसका कौन सा ब्रेन का पोर्शन है, तो हमको उस ब्रेन के पोर्शन में वो क्वालिटी ज्यादा मिलेगी। तो इससे आपको समझ में आएगा उसका कौन से ब्रेन के लोब, कौन सा लोब पावरफुल है। इस परसेंटेज को देख के आप पता कर सकते हो, इस परसेंटेज को, कि कौन सा ब्रेन ज्यादा यूज करता है और कौन से लोब में ज्यादा पावरफुल होने के कारण कौन सी गतिविधियां उसमें ज्यादा दिखेगी। सर फॉर 1 एग्जाम्पल 10 इनका मिनट्स। राइट ब्रेन ज्यादा है, बराबर है, सर राइट ब्रेन ज्यादा है, हाँ बोलिए ना।
हाँ, ये जो लेफ्ट ब्रेन का आप बता रहे हैं, तो मतलब हम लोग को उसको वो ज्यादा करने का, क्या उसको मोटिवेट करने का, कि यूज दिस टाइप लेफ्ट ब्रेन ज्यादा यूज नहीं, करने का वो। आपको तो लेफ्ट ब्रेन वो बता रहा है रिपोर्ट की उसका कौन सा ब्रेन ज्यादा है, कौन सी गतिविधियां वो ज्यादा करने वाला है। ठीक है, अभी आपको लेफ्ट ब्रेन बढ़ा सकते तो बढ़ा सकते हो आप, ऐसा नहीं कैसे? बोलता। तो क्या सजेशन देना चाहिए सर कि लेफ्ट ब्रेन बढ़ा लीजिए इस तरीके से, या ये फिर? ब्रेन बैलेंसिंग होना चाहिए ना, ब्रेन बैलेंसिंग होगा तभी तो उसको मैथ और बाकी के इसमें दिक्कत जाएगी ना। देखो इसका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, बराबर है। राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होने के मतलब क्या होता है इसका, इसमें इतनी सारी एक्टिविटी ज्यादा है जो राइट हैंड साइड में आती है, जैसे म्यूजिकल होता है, काइनेटिक्स होता है, और इसके क्रिएटिव साइड इंट्रापर्सनल पर इसका ज्यादा लूप रहेगा काम ना कर रहा है। ये। हाँ, इस सोड में, इस सोर्स में उसका ज्यादा होता है, क्रिएटिव में ज्यादा होता है। किसी भी चीज को देखकर याद कर सकता है। हाँ, तो अभी कौन से इसमें ज्यादा है, ये। ठीक है, तो मीन्स क्या है, इसका प्रीफ्रंटल स्ट्रांग है, कौन सा, राइट का। राइट। राइट का उसका कौन सा है, टैकल। पैरिटल लूप ज्यादा है, यानी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करेगा वो, यानी फुल बॉडी पे कंट्रोल ज्यादा होगा इसका। म्यूजिकल कौन सा होता है, म्यूजिकल टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब होता है ना ये, टेम्पोरल लोब इसमें बहुत पावरफुल है। तो ये तीनों लोब की गतिविधियों को ही ज्यादा करेगा, बीच वाला छोड़ देगा ये। समझ में आया इसको कैसे एनालिसिस करते हैं। सर तो इसको हाँ, बढ़ाने इसको बढ़ाने के लिए क्या सजेशन दे सकते हैं? अगर लेफ्ट को बढ़ाना है तो क्या देंगे, राइट को बढ़ाना होगा तो क्या देंगे सजेशन? हाँ, वही वही तो आगे में पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा ना सजेशन। अभी तो हम रिपोर्ट को एनालिसिस करना सीख रहे हैं कि किस टाइप के उसको एनालिसिस करना है, किस ओके। मिजाज पे उसको एनालिसिस करना है। ठीक है, तो वही इसलिए मैं सैंपल रिपोर्ट आपको बताने जा रहा हूँ, बाद में हम इसका एनालिसिस करेंगे, रिपोर्ट एनालिसिस पढ़ने वाले अभी है। फिंगरप्रिंट एनालिसिस हो गया ना हमारा, अभी रिपोर्ट एनालिसिस पड़ेगी कि रिपोर्ट को उस चीजों में कैसे देखेंगे हम। बाद में आप जाओगे ना, इसके बाद ये वाला आएगा, इंटेलिजेंस की बात आएगी। जैसे अभी आपने जो क्वेश्चन दागा था कि सर इसका कौन सा पोर्शन हमको स्ट्रॉन्ग करना है, बराबर है। अब यहाँ पे वर्क करेगा वो, यहाँ पे क्या वर्क करेगा, आपका इंटेलिजेंस कौन सा डेवलप करना है, जो रेमेडीज आप मुझसे सुनना चाहते हो यहाँ से शुरू होती है। जैसे इंट्रापर्सनल आपने देख लिया, ठीक है। अभी इस रिपोर्ट की बात करते हैं, इसमें इंट्रापर्सनल बहुत अच्छा है, इंटरपर्सनल अच्छा है ना, सोशल एक्टिविटी अच्छी है। इसमें क्या नहीं है, इंट्रापर्सनल कम है। इसमें क्या है, इंट्रापर्सनल क्वालिटीज कम है, यानी प्लानिंग खुद को करने की समझने क्षमता। की एबिलिटी, खुद को समझने की एबिलिटी कम है। तो हम क्या करेंगे, उसी पार्ट को देख के यहाँ पे जाएंगे, इंट्रापर्सनल ये एबिलिटी उसकी कम है, ध्यान में रखना, वहां पे हमने देखा था ये एबिलिटी इसकी कम है। ठीक। लेकिन ये एबिलिटी वो बढ़ा सकता है, क्योंकि पैटर्न एक्सपोर पैटर्न था। पैटर्न को भी ध्यान में रख के बात करना, कभी भी ध्यान में रखना, कौन सी बात करते समय पैटर्न को भी ध्यान में रखना है। इसमें ब्रेन फंक्शन और पैटर्न दो ही चीजें बड़ी मायने रखती है। अब आपको रेमेडीज कराने तो ये रेमेडीज करा लो, या सेल्फ लविंग से रिलेटेड कुछ अफर्मेशन दे दो, तो ये यहाँ पे रेमेडीज दिए, इसमें से कोई भी एक रेमेडीज उससे करा के लेना। सर इसको कैसे कराना होगा, कुछ स्टडी? ये एक्टिविटी दी है, जिसे अभी लव योर सेल्फ करना है, बराबर है। उसको खुद के बारे में रिस्पेक्ट देना है, तो इसको कैसे सिखाओगे, तो इसको मिरर टेक्निक सिखा दो, आईने के सामने खड़ा कर दो, बोलो यस। सेल्फ लविंग, बोलो खुद के भागों को, बॉडी पार्ट को देखो और खुद की तारीफ खुद करो, अपने आप सेल्फ लविंग बढ़ जाएगी उसमें। यानी इसका ये भी पार्ट अपने आप, जब दिमाग को आप एक तरीके का इंस्ट्रक्शन 10 बार देते हो तो दिमाग अपने आप उसको बिल्डअप करना लगता है। ठीक है, तो उसका सेल्फ लविंग नेचर बढ़ जाएगा, तो अपने आप इसकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। क्योंकि बच्चे जिद्दी होते हैं, क्यों होते हैं जिद्दी, कोई बच्चा मूडी होता है, जिद्दी होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई मुझे समझ के नहीं लेता, सब अपनी अपनी चलाता है। बच्चा दो ही चीजों में जिद्दी होता है और दो ही चीजों में मूड होता है, जब
मूड बोले तो वो बच्चा कोई रिप्लाई जो आपको नहीं देगा, मार खा लेगा चुपचाप, लेकिन वो जो क्रिया, जो क्योंकि उसको वो क्रिया समझ में नहीं आती उसकी। उसको देखो दो ही चीज में बंद होता है, बंद यानी बोलते ना, एक्शन पे रिएक्शन देता है बच्चा, ठीक है। कि एक तो चीज उसको समझ में नहीं आ रही है और बार बार कोई उसको उसके कान में डालने की कोशिश कर रहा है, उसको बार बार बिठा के वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या होगा, एक तो चुपचाप मार खा लेगा, नहीं तो रोने लग जाएगा, नहीं तो नाटक कर लेगा कुछ। तो ऐसे ही उसकी फिर हैबिट डेवलप हो जाती है कि जो चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही उसको मैं रो के निकाल सकता हूँ, रो के कर सकता हूँ, मैं अपोज करेगा, फिर बहाना बनाना सीखेगा, उस चीज से बचने का कोशिश करेगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है? तो एक्शन पे फिर वो रिएक्शन जनरेट करने की सोचता है। तो पहले आप वो एक्शन दे रहे हैं, उसका मूल स्वभाव तो जान लो, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मारने से नहीं सुधरेगा वो। उसमें क्या होगा, वो उस चीज को बचने के तरीके ढूंढ लेगा। बहुत सारे बच्चे देखो, कभी कभी क्या होता है, आप मार दो ऐसे चक्कर आके गिरने वाला रोल करेगी। होता है ऐसा, बहुत बार होता है। या कुछ ऐसी सिचुएशन मूवी, और इसका तो इतना इम्पेक्ट रहता है आजकल, तो वैसे भी कर देते हैं लोग, ठीक है। माँ बाप को धमकियां देने लग जाते बच्चे। तो ये सिचुएशन कहाँ से आया, रॉन्ग नेचर उसमें कहाँ से डेवलप हुआ? क्योंकि उसको लगता है कि कोई मुझे समझने के लिए, कोई उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है, कोई उसके इमोशन की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। आपके देखो बच्चे बड़े होने के बाद भी आपसे झगड़ते हैं, उसको लगते हैं मेरे माँ बाप मेरे इमोशन की कदर नहीं करते। मैं हमेशा माँ बाप के बारे में सोचता हूँ, और आपको भी हम भी वैसे ही हो जाते हैं। हम बोलते हैं मैंने यार इसके लिए क्या नहीं किया, ठीक है। कोई सिंगल पेरेंट होता है तो बोलते मैं इसके लिए, मैंने तो शादी भी नहीं किया इसके लिए। फिर भी ये बच्चा ऐसा नहीं रहता, लेकिन एक लेवल का जो डिस्ट्रैक्शन आता है उसकी वजह से वैसा होता है। तो मेन चीज होता है, कोई मामलों को एक्शन से नहीं सुधारा जाता, पहले उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, यानी सुनने की एबिलिटी को लाओ, और शांत दिमाग में उसे रिएक्ट होने के पहले उसको सोचो कि मेरा रिएक्शन कैसे होना चाहिए, कैसे वो सुधरेगा। तो उसके बारे में फिर रिएक्शन देने के लिए उसके दिमाग का, उस लोग का पैटर्न आपके ध्यान में रहना चाहिए। अगर वहां पे रिवर्स थिंकिंग होगा तो आप करोगे तो उसका उल्टा ही एक्शन समझेगा, कितना भी सही करो उसके बारे में उल्टा ही एक्शन लेगा, क्योंकि दिमाग सोचने वाला उल्टा है उसका। देखो पैटर्न का कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है, आपके सोच पे पैटर्न का कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है, ये थिंग बताता है। तो ये कैसे आप पता करोगे कि ये जो मैंने जो विचार बोल रहा हूँ वो कैसे विचार ले रहा है? तो डायरेक्ट उसके पार्ट का पैरिटल लोब देख लेना, ये थिंकिंग को जनरेट करता है। तो पैरिटल लोब के फंक्शन देख के उसको समझाना, कि उसके समझने की लेवल आपको समझ में आ जाएगी, सर एक उसके बात पूछूं, समझने की लेवल आपको आ जाए। हाँ बोलिए। एक जैसे एडोलसेंस एज आती है तो हाँ बच्चे इस टाइम पे डबल माइंडेड होते हैं, यस, पढ़ाई में भी कम उनका ध्यान आता है, दूसरी तरफ भी चला जाता है, तो उनको कैसे किया जाए, उनका कौन सा वो होता है? हाँ, तो इसी के लिए तो बोल रहा हूँ ना, थिंक पैटर्न उनका कौन सा है वही पे डिपेंड करता है ना, थिंक और एक्शन। बच्चे में दो ही पैटर्न होते हैं, थिंक और एक्शन, ठीक है। टैकल करने की एबिलिटी इसमें नहीं आती है, बोलते ना जब तक अक्लदार नहीं आती तब तक उसको टैकल करने की एबिलिटी नहीं आती। टैकल करने की एबिलिटी उसमें अभी नहीं आएगी, टैकल करने की बोलते ना, जो वो मैच्योरिटी एज में चला जाता है तब उसमें टैकलिंग करने की क्षमता आती है। छोटे बच्चे को बोलोगे इसको मार दो तो वो मार देगा, उसमें एबिलिटी है क्या समझने की? नहीं है ना। तो वैसे ही आपका बच्चा 16 साल तक उसको जजमेंट ही देना नहीं आता है, समझना ही नहीं आता है, तो वो क्या एक्शन देगा? तो एक्शन उसका निर्धारित होता है आपके दिए हुए फीडिंग के आधार पर, आपके दिए हुए फीडिंग के आधार पर उसका एक्शन निर्धारित होता है। वो चीजों को आपके विचारों से देखता है। जब बच्चा पैदा होता है तो आपके नजरों से दुनिया देखना चाहता है। दुनिया सर कैसे वो देखते तो हैं, आप सही है जो चीज उसको एप्पल उठा के दिखाओगे कि ये एप्पल है तो उसी चीज को वो एप्पल मानेगा। सर, लेकिन जब थोड़ा बच्चा इस उम्र में आता है तो एक घर ही नहीं रहता ना उनका, वो बच्चे और भी तो सर्कल में आते ही है ना। ये से सर्कल में क्यों आते हैं मुझे बताइए, क्यों सर्कल में आते हैं? जब भाई मैं वही स्कूल बता रहा है ना, या जब
सर्कल में आते हैं, देखो दो टाइप के बच्चे आपको मिलते हैं। एक बच्चा वो होता है जो स्कूल में होने वाली हर एक्टिविटी को अपने माँ बाप से बोलता है, होता है ऐसा बच्चा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो भी उनके साथ बाहर में होता है वो अपने घर में आके उसको चीजों को डिस्कस करता है, होता है। हाँ जी। स्टार्टिंग में जो बच्चे का नेचर होता है उसी टाइप का होता है, क्योंकि पहली अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर किसी को देखता है तो वो अपने माँ बाप को देखता है, गार्डियन को देखता है। जब आप उस चीज को इग्नोर करते हो या उसका सही समाधान जो उसका दिमाग चाहता है, जो सही सिंपैथी आप उसका दिमाग जो चाहता है वो आपको नहीं दे पाता, तब जाके वो आउटर के दोस्तों में जाता है, मिलता है। और सही जब कहा। उसको लगता है कि आउटर दोस्तों में उसको समाधान मिल रहा है तो वो बच्चा घर में बात करना कम कर देगा। ऑब्जर्व करो आप बच्चे को, आप ऑब्जर्व करो उस बच्चे को कि वो क्या करेगा कि घर में डिस्कस करना कम करेगा, और उस चक्कर में वो अपने संगति को बोलते हैं ना, संगति का असर फिर यहाँ से शुरू होता है, वो थ्योरम यहाँ से शुरू होता है। किस टाइप की संगति, जैसे उसके दोस्त हो गए, उसको लगता है कि 100% उसको बेनिफिशियल बातें कर रहे हैं, तो कभी कभी दोस्त ऐसे भी बातें करते हैं जो उसके बेनिफिशियल में नहीं होती, लेकिन उसका जजमेंटल क्या होता है, यार परिवार से बेहतर तो मेरे दोस्त मुझे गाइड कर रहे हैं, तो यही तो मेरे गॉडफादर बन जाएंगे, ये हमेशा मुझे अच्छे से बताते हैं, बराबर है। तो बिकॉज उस वो उसकी हिसाब से फेवर उस की बच्चे बात का, करेंगे ना। हाँ दोस्त उसके फेवर की बात करते हैं, आप भी उसके फेवर की ही बात करते हो। माँ बाप गलत नहीं होते, माँ बाप भी सही होते, उसके फेवर की बात करते हो, लेकिन आप क्या करते हो, उस चीजों से बचाना चाहते हो, हम्म। तो आप उसको अनुशासित करना चाहते हो पर्टिकुलर एज में। लेकिन अनुशासन का एज कौन सा होता है, अनुशासन का एज ईयर 1 से लेके 5 तक। अनुशासन का एज कौन सा होता है, ईयर 1 टू लेके 5, जब तक उसमें सेंसिबल एबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो इस लेवल में जो चीजें आप सिखाओगे ना, बच्चा वैसा ही बिहेवियर होता है। थोड़ा बड़ा होने के बाद सपोज कोई माँ बोलती है बच्चे को, तू कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना, और माँ उसको डिफेंडर हो जाती है, ठीक है। तो बच्चा बड़ा होके भी अपने लाइफ में भी कुछ चीजें करेगा ना, अपने माँ को बताएगा, सही करे। माँ को बताएगा वो, ठीक है। लेकिन कभी कभी सब कुछ अभी थोड़ा एज में आ गया, बड़ा एज में हो गया, ठीक है, और उसने बोल दिया कि माँ एक स्कूल की लड़की मेरे को बहुत अच्छी से पसंद आ गई, वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम उसको डांट डपका देंगे, अभी तेरी एज है क्या, अभी पढ़ लिख कुछ अच्छा काबिल बन, बाद में इन क्रिएशन को पीछे लगना, बाद में इन चीजों के पीछे पड़ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप उसके बच्चे ने गैप बना दिया फिर बैरियर तो। बन गए, आपने गैप बना दिया, क्योंकि बाहर का माहौल कैसा है, उसके जो दोस्त है उसको 2-2 3-3 गर्लफ्रेंड रहती है, तो इसके भी मन में, ये भी बच्चा है, यही उसी उम्र से गुजरा है, तो इसके दिमाग में वो क्रिएशन आ गया। तो आप उसको हर बार जब भी कुछ बातें बाहर की बताते तो आप उसको डांट डपटने लग जाते हो, तो चक्कर में वो क्या करता है, कभी कभी फिर आपसे झूठ बोलना चालू कर देता है। झूठ कब बोलता है बच्चा, जब पता है इसको कि आप बोलोगे वो डांट पड़ेगी, आप बताओगे या मार पड़ेगी, झूठ बोलेगा वो। तो उस समय में आपके और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन गैप बनता है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप। और धीरे धीरे यही गैप जो होता है जनरेशन गैप में बदल जाता है। फिर आप बोलते हो हमारे जमाने में ऐसा होता था, तो वो बोलते तुम्हारे जमाने में ऐसा था मम्मी, अभी वो जमाना तो नहीं रहा, हमारे जमाने में ऐसा होता है। सही बात है। सही तो इन्हीं चीजों के वजह से जो हमारे इसमें गैप होता है, तो बच्चा धीरे धीरे बोलता है कि जो लेवल का ज्ञान मुझे चाहिए मेरे घर से नहीं मिल रहा, जो समाधान मुझे चाहिए मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली वो अपना फोकस आउटर साइड में कर लेगा। और फिर वहां पे क्या होता है कि उसको अच्छे भी लोग मिलेंगे जो उसको अच्छे से गाइड करेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे तो वो बच्चे सच में आइडल बनते हैं। हमने ऐसे भी बच्चे देखे जिनके माँ बाप बहुत खराब होते हैं, लेकिन वो बच्चे अच्छे अच्छे अधिकारी पदों पे चले जाते हैं, आइडल आइडल नेचर को रखते हैं, बराबर है। और कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो बुरे संगति में और रॉन्ग गाइडेंस की तरफ उनका झुकाव ज्यादा होता है,
और वो बुरे बन जाते फिर। तो उनकी समझने की शैली जो होती है ये हमको सीखना है। गुड पेरेंटिंग में क्या होता है, बच्चे से कम्युनिकेट करने की कला यही सिखाई जाती है। गुड पेरेंटिंग में दूसरा कुछ नहीं, बच्चों से कम्युनिकेट करने की कला सिखाते हैं खाली। किस हिसाब से आप बच्चों से बात करना चाहिए, किस हिसाब से अपने बच्चों को हैंडल करना चाहिए। अगर वो गलत चीजें करती है तो किस हिसाब से उसके ब्रेन के वाइब्स को पकड़ के आपको उसका समाधान देना आना चाहिए। ये गुड कम्युनिकेशन होता है। अदरवाइज आप अगर इन कम्युनिकेशन को नहीं जांचोगे तो बच्चे और आपके बीच में गैप होगा, और वही गैप दूसरे लोग फायदा उठा के उसके ओर से बोलते ना अग्नि में घी डालने का काम करेंगे। तो जो जजमेंटल की एज नहीं होती, मैंने पहले ही बोल दिया कि उसमें अक्लदार तो आई नहीं, टैकल करने की एबिलिटी आई नहीं, तो टैकल किसके हिसाब से करेगा, दोस्तों के हिसाब से। दोस्त बोल रहा है चल भी ये मूवी देखने जाएंगे तो वो चला जाता है, तो क्या हो गया, दोस्तों ने उसको टैकल करने की एबिलिटी सिखा दी। माँ को बोल देना, झूठ बोल देना आज हमारी डबल ट्यूशन ज्यादा देर तक चलेगी, बच्चा बोल देता है झूठ। मूवी देखने जाते हैं, बड़ी एंजॉय कर लेते हैं, फिर से आ जाते हैं, तो फिर उसमें धीरे धीरे यही हैबिट जनरेट हो जाती है, झूठ बोलने की एबिलिटी आ जाती है, शब्दों को घुमाने की एबिलिटी हो जाती है। तो कभी तभी पेरेंट्स के लिए तो सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है ना, कि हाँ बच्चे की ऑकवर्ड हो हाँ में जाती हाँ है, भी नहीं सही मिला बात। सकते। नहीं जनरली हाँ में हाँ मिलाने की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हम्म, हम बोलते कि हम जब ये सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम किस मिजाज से उसका बिहेवियर करें, यानी किस मिजाज से उसको हैंडल करेंगे। हम्म, देखो आपके मम्मी पापा ने जैसे आपको ट्रीट किया था, आप अपने बच्चों को वैसे ट्रीट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जमाना बदल गया। ठीक है, हमारे जब मम्मी पापा थे तो हमको क्या बोलते थे, तेरे को ये काम करना, स्कूल में जाना नहीं होगा तो काम कर, काम करने के लिए चला जा, फालतू में पैसा नहीं है हमारे पास, 3 3 भाई हो तुम, बराबर है। सही कह रहे हैं। तो हमारा अटेंशन वैसा था। अब बच्चे ही एक होते हैं, अब बच्चा ही अकेला होता है, तो माँ बाप भी एक बोलते ना सॉफ्ट कॉर्नर लेके चलते हैं, अकेला तो बच्चा है, माँ हर बार कुछ बोलेगी, बाप बोलेगा तो माँ बोलती है अकेला बच्चा है, और माँ ने गुस्सा कर दिया तो बाप बोलेगा अपना अकेला तो बच्चा है। लाड़ लाड़ में बच्चा अकेले का दुकेला कब हो जाता है वो समझ में नहीं आता। तो लाइफ में जो प्रॉब्लम को हम अट्रैक्ट करते हैं तो हम खुद के बिहेवियर की तरफ से करते हैं। कहीं पे तभी हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था, जैसे बचपन में जो कम्युनिकेशन आपका बच्चे के साथ ट्यून था वो बड़कपन में नहीं होता ना ट्यून। तो उस मिजाज में हर बार ऐसे हो जाते कि माँ बाप को बच्चा घर में बहुत शरीफ लगता है, बाहर में तो बड़े बड़े कांड कर लेता है, और तब समझ में आता है जब वो बात बड़ी हो जाती है, सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाती है, फिर हम अपने परिस्थिति को कोसते हैं, अपने दिमाग को कोसते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि एक वाजिब समय में अगर हमने उसको समझ लिया रहता, उसके थॉट को समझ लिया रहता, तो हो सकता है कि ये सिचुएशन ना खड़ी हो जाए। आज आप देखो कि छोटे बच्चे पे भी अत्याचार होते हैं, बराबर है, बहुत अत्याचार होते हैं, क्यों होता है, तो वो बच्चा घर में बोलता नहीं है डर के कारण कि माँ बाप उसको पकड़ के मार तो नहीं देंगे। जब बड़ी प्रॉब्लम होके आती है तब हम बड़ा बवाल करने जाते हैं, लेकिन उसमें लॉस क्या होता है, जो बीच का समय था वो तो लॉस करा दिया ना आपने। तो मेन होता है उसकी पैटर्न लेवल को समझना, उसके ब्रेन को समझना, उसके बिहेवियर पैटर्न को समझना, उसके ब्रेन को समझना, उसकी कलाओं को समझना कि वो चीजों को कैसे लेता है, और यही डीएमआईटी पढ़ाती है। अगर काउंसलिंग सही से आपको सीखना है ना तो डीएमआईटी को सही से समझ जाओ। ये चीजें अगर सही से समझ गए ना तो आपको कोई बड़ा कोर्स करने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद समाधान दोगे अपनी लाइफ को एनालिसिस करके। सर डीएमआईटी तो आप अपनी जगह, ये फिंगरप्रिंट ये सब ठीक है, ये तो एक जगह है। मैं तो वैसे एक क्वेश्चन जैसे कर रही थी, जैसे पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, अब एक यस, छोटा बच्चा है, उस पे पेरेंट्स थोड़ा सा नेचुरली एक्स्ट्रा ध्यान देंगे ही ना। ये तो डेफिनेटली। उसे बड़ा बच्चा अपने आप को नेग्लेक्टेड अपने आप को महसूस करता है, वो फिर कई बार गलत में चला जाता है। हाँ गलत में चला जाता है, क्योंकि क्या होता है देखो इसमें भी एक एक बात होती है, हम्म, बच्चा क्यों गलत में चला जाता है। 2 बच्चे होते हैं, एक छोटा एक बड़ा होता है, तो हमेशा एक बड़ा बच्चा रहता है। हम्म,
पहली बात क्या होती है, जब वो पहला अपने जीवन में आते हैं तो हम सबसे बढ़िया से बढ़िया चीजें उसके लिए करते हैं। हैबिचुअल है ना, नेचर। हमने बोला कि बच्चे का ब्रेन जो होता है 0 से लेके 5 ईयर में अच्छे से डेवलप हो जाता है, वो चीजों को समझने लग जाता है। तो जब उसका 5 ईयर होने वाला होता है या उस ड्यूरेशन में रहता है, तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। जब सेकंड प्रेगनेंसी आती है तभी हम होता है, जब सेकंड बच्चा आता है तब हमारा अटेंशन थोड़ा चेंज हो जाता है। आप आपकी जगह पे सही हो कि छोटे बच्चे की तरफ अटेंशन देना चाहिए, लेकिन जब भी कभी वो उसको टच करने जाता है, टच करता है या कभी कैसे कुछ पकड़ना जाता है, तो हम उसको टोकते हैं, अरे ऐसा मत कर, उसको लग जाएगी। बॉन्डिंग करते हो आप उसको, ठीक है बेटा थोड़ा ये कर ले, वो कर ले। या छोटा रोएगा तो हम उसको समय ज्यादा देंगे, इसको समय कम देते हैं। तो उसका ब्रेन बोलते हैं, अचानक जो उसके बॉडी में हार्मोन्स की चेंज होती है, विचारों के माध्यम से जो चेंज आती है, उसको बैलेंस नहीं कर पाता। आप क्या करते हो, उसको बजाय समझाने के आप उसको क्या करते हो, उसको अवॉइड करते हो, पहले से उसको दूर रखना चाहते हो। फिर वो बच्चा देखो कैसा होता है, वो अपने भाई को मार देगा, बचपन में रहेगा तो मौका मिलते ही मार देगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये आया और उसके कारण मेरे माँ बाप इसने छीन लिए। डिफेंसिव नेचर, ये तो एनिमल में भी दिखता है आपको, ये बच्चे सही का कह ही रहे थॉट हैं आप। नहीं है, एनिमल में भी थॉट होता है। आप अगर कोई एक छोटा सा कुत्ते का पेट भी घर में लेके आते हो ना, तो ठीक है, तो देखना घर वालों के प्रति सेंसियर होगा, लेकिन आप उसको डेली खाना खिलाओ, डेली खाना खिलाओ, डेली खाना ना खिलाओ, ठीक है, और एक दिन कोई आपको ही मार दे आपके घर का, तो वो उसको काट लेगा। वो समझ में नहीं आएगा कि ये इसका ये घर का मेंबर है। वो समझ में नहीं है, ये समझ के नहीं लेगा कि वो आपका बेटा है, वो आपकी बेटी है, उसने ऐसे ही धक्का दे दिया होगा आपको, ये झट से जाके आपके हाथ को पकड़ लेगा, वो काट देगा। सही कह रहे हैं। पेट का उस नेचर को देख लो और अपने बच्चे के खुद के नेचर को देख लो, डिफेंडर नेचर होता है ये। इंसान के दिमागी पुलाव होते हैं, ठीक है। तो चलो इसके बारे में कल हम समझते हैं, रिपोर्ट एनालिसिस के बारे में, क्योंकि टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये समझने के लिए। और डीएमआरटी जब समझोगे ना, तो ये चीज समझोगे तो डीएमआरटी से बहुत अच्छे से समझ में आ गए, और डीएमआरटी का रोल आपको पता चले। यानी डीएमआरटी का इम्पोर्टेंस अगर किसी को समझाना है आपको कि ये चीजें कैसे आपकी लाइफ में काम करेगी, तो उनके इन रोलों को ध्यान में रखना कभी भी, तब जाके आप उस चीजों की बोलते ना महत्वता समझा सकते हो। महत्व तब तक आप लोगों को नहीं समझा सकते जब तक आपको वो चीजें समझ में ना आए। इसलिए ट्रेनिंग का क्यों महत्व होता है, देखो आप तो हर जगह पे ये करते हो, लेकिन ट्रेनिंग की क्यों विशेषता लगती है। साइकोलॉजी पढ़ना तो हम किताब भी लेके पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कॉलेज में ही जाके क्यों पढ़ते हैं हम, कि उसका डीप अध्ययन हमको मिले, डीप चीजें हमको मिले। इसलिए पढ़ाई का बड़ा अहम रोल होता है हमारे यहाँ पे। तो डीएमआरटी की विशेषता वही लोग समझा सकते हैं जो इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बोलते ना भगवान का अनुभव कौन ज्यादा करेगा, जो उनकी शक्ति को फील कर पाएगा। अगर नहीं कर पाया तो उसको भगवान भी मिट्टी की मूर्ति ही होगी। तो इसी तरह से ज्ञान आपका उस चीजों से आपको जोड़ता है। अगर सही ज्ञान हो तो वो चीजें आपके लिए फायदेमंद होगी, अगर गलत ज्ञान हो तो वो चीजें हमेशा ही आपको लॉस प्रदान करेगी, या उसकी निगेटिव इम्पैक्ट को ही आप देखोगे। यही डीएमआईटी सिखाता है। होप सो यहाँ में जो भी बातें आपको मैं बता रहा हूँ वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंस ही होगी। और यही क्लास को यहाँ तक ही रोकते हैं कल, और हम डीप एनालिसिस करके पूरे डीएमआईटी के रिपोर्ट में जाने के पहले क्या क्या चीजें आती है, फिर उसको रिपोर्ट के हिसाब से डालेंगे। हम उस चीजों को पढ़ना सीखेंगे, पहले डीएमआईटी क्या बताता है, उस रिपोर्ट में क्या आता है, उन चीजों को, फिर बाद में चीजों को रिलेट करना सीखेंगे, चीजों को कैसे रिलेट करके पढ़ना है। चलो धन्यवाद। अब से क्लास रेगुलर होगी, खाली सैटरडे संडे को छोड़ के बाकी दिन रेगुलर क्लास हो जाएगी। और सैटरडे संडे में हमारा नया भी चालू होने वाला है अभी जल्दी, मिड ब्रेन एक्टिवेशन लाइव प्रोग्राम है। इस भी प्रोग्राम में आप खुद का एक्टिवेट करोगे ना, तब लोगों का एक्टिवेट करना आपको अपने आप आ जाएगा। खुद पे कैसे वर्क करना, यानी जो गतिविधि आप खुद पे करोगे वही बेहतर वे पे लोगों पे अप्लाई कर सकोगे, तब तक नहीं कर पाओगे।
तो इसलिए ये वाला भी हमारा जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो जितनों को इंटरेस्टेड होगा आप इनको ये इंफॉर्मेशन शेयर भी करा सकते हो और ज्वाइन भी करा सकते हो। और ये सच में लाइफ चेंजिंग होगा। यहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चन आपको आते हैं लाइफ के बारे में, जो क्वेश्चन आते हैं या किसी एनर्जी को पाने के जो क्वेश्चन आते हैं, तो वो ब्लॉकेजेस को हटाने की विधि यहाँ पे सिखाते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो, आप मैंने टॉपिक में भी डालने लगा, अगर आप अपनी इस ब्रेन की पावर को जगा लिए तो ऑटोमेटिक राइटिंग आपको आ जाएगा, इंट्यूशन पावर आपको समझ में आ जाएगा, और इसके लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे हम कि कैसे क्या आप में बढ़ती है। तो होप सो यहाँ पे आपको रिजल्ट आने में भलाई मैं मानता हूँ देरी होगी, लेकिन इसी चीज को अगर आप कंटिन्यूटी में करते तो एक समय में वो चीजें आपके अंदर अपने आप डेवलप हो जाएगी। इसका भी एक अहम रोल होता है। सर ऐसे ठीक तो है। बोलते सर वो बोलते हैं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन नहीं कराना चाहिए। मैंने 2-4 जन से देखा है, बोल रहे हैं। ओके। इसलिए जस्ट आई एम इंक्वायरिंग कि क्या है, क्या ये जो मिड ब्रेन का वो लोग क्यों मना करते हैं कि नेचुरल होना चाहिए बच्चे का डेवलपमेंट, और उसमें यस, अपना देखो सही बात है। मिड ब्रेन क्या होता है, नेचुरल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को भी मैं मानता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि हर कोई नेचुरल वे से उसको डेवलप नहीं कर पाता। नेचुरल वे से आप डेवलप कर पाते हो उसको? डेफिनेटली नहीं कर पाते। देखो, आज मुझे बताओ कितने लोग ध्यान करते हैं अपने घर में? नहीं। खुद को एनालिसिस कितने लोग करते हैं? तो जब आप खुद को एनालिसिस ही नहीं कर पाते तो आप दिमाग की उस पावर को खो देते हो जो दिमाग में आपके होती है। हाँ, जिनका ध्यान करते हैं, योग साधना करते हैं, तो उनके लिए तो ये एक वरदान है कि उनको उसी से उनका सेंसेशन एबिलिटी बढ़ जाती है। तो उनको ऐसा बोलते हैं वो नेचुरल विधि में बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेपली बढ़ाते हैं उसको। और मिड ब्रेन जितना आपने न्यूज में इसमें सीखा, उतने भी मैजिकल वे से नहीं काम करता, उतनी भी मैजिकल वे से काम नहीं करता। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। ये एक सबकॉन्शियस ब्रेन का सेल्फ हिप्नोटिज्म प्रोग्राम होता है। ये क्या होता है? एक सेल्फ हिप्नोटिज्म प्रोग्राम होता है जिसमें हम दिमाग की विजुअल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का काम करते हैं, इमेजिनेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे हमारे ब्रेन का जो लोब होता है, राइट ब्रेन में इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, इस पार्ट को हम जागृत करने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ इस पार्ट को जागृत करने के साथ साथ हम हमारे बॉडी के जो पंच इंद्रिय जो होती है, ज्ञान में इंद्रिय होती है, इनके विकास में हम अपनी एनर्जी को लगाते हैं। यानी अगर सपोज आपकी आंखें बंद है तो बाकी के सेंसेशन आप कैसे करोगे, अवेयरनेस कैसे जगाओगे, इस मेथड को यहाँ पे जनरेट करते हो। और एक ध्यान, योग, म्यूजिक थेरेपी से डेवलप होने वाली ये होती है। तो आप तो इसका डेवलपमेंट जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप ही करते हो। इसको जो डेवलपमेंट जो होता है स्टेप बाय स्टेप होता है। किसी को 2 दिन में रिजल्ट आ जाता है, किसी का 3 महीने में आ जाता है, किसी को 6 महीने में भी रिजल्ट आता है। भलाई ये प्रोग्राम करने के बाद आप में आउटपुट कैपेबिलिटी नहीं आए, लेकिन एक समय बाद जब आप इसको कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस करते हो तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स उस लेवल के बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे सुनील जी, हम देखो अभी हम हीलर है, बराबर है? आप हीलर हो, हम लोगों के फेस को समझ के, उसके वाइब को समझ के बोल देते हैं इसके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, सही। ये इंट्यूशन हम में कब आया? जब हमने इसका बहुत समय तक अध्ययन किया, मेडिटेशन किया। अभी देखो, हम थोड़ा भी मेडिटेशन करते तो सर दर्द होता है, मैं भी नहीं करता। मैं एक समय में बहुत मेडिटेशन किया करता था, ठीक है, यानी आप बोलते थे 8 घंटे तक कंटिन्यू मेडिटेशन करता था। तो इतने लेवल पे अभी हम ज्यादा मेडिटेशन नहीं कर पाते, सर दर्द करना शुरू हो जाता है ज्यादा करेंगे। किसी एनर्जी को ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमने वो जीवन काल में जब इसकी शुरुआत की थी, तब हमारे अनुभव कैसे थे? हमने जीवन के उस पहलुओं का सेंसेशन किया जिस पहलुओं को हमारे आंखों ने भी नहीं देख पाया। ठीक है, एक समय में ध्यान लगाने के लिए हमको आंखें बंद करके उस इंसान के बारे में सोचना पड़ता था। आज ऐसी कंडीशन है, हम खुली आंखों में भी अगर उस इंसान के दिमाग के बारे में सोचे तो उसके दिमाग में चल रही हलचल को पहचान लेते हैं। फेशियल रीडिंग, फेस रीडिंग आपको आ जाती है। क्यों आई आपको? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन में हमने दिमाग को, यानी दिमाग को शांत करके उसके वाइब्रेशन पकड़ने की मेथड को जागृत किया हमने। बराबर। तो ये हो सकता है तो शुरुआती दिनों में आपको नहीं होता था, लेकिन जैसे साल बीतते गए तो वैसे ये परफेक्टनेस आता रहेगा। पहले जब हीलिंग करती थी, हम हीलिंग स्टार्ट करते थे तो कहीं पे काम करती थी, कहीं पे नहीं करती थी।
कभी बॉडी में ऊर्जा महसूस होती थी, कभी नहीं होती थी, बराबर है। बाद में एक समय बाद ऊर्जा के साथ खेलना हमने सीख लिया। आप अभी जो करते हो तो क्या करते हो, आप इन्वेंशन कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, उस ऊर्जा के साथ खेलने की कला आपने सीख ली। हाँ राइट। तो ये भी आपका ब्रेन का अवेयरनेस ही था। हाँ तो मिड ब्रेन अवेयरनेस ऐसे ही काम करता है। जितना मैजिकल वे पे लोग लेके जाते हैं ना, उतना इसके जो बोलते हैं ना रेशियो बहुत कम है। जैसे लोग जो बोलते हैं, जितना भी दिखाते हैं टीवी म्यूजिक में, जितना भी दिखाते हैं, उसका रेशियो बहुत कम होता है। ठीक है, ध्यान में रखो। ये चीज मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं, हमें एक ये कोर्स कर लेंगे तो हमको तो इतना अवेयरनेस आ जाएगा, लेकिन इतनी गारंटी है कि इस कोर्स को अगर अच्छे से कर लोगे तो जो यहाँ पे लिखा है वो उस अनुभव को आप खुद होके जी पाओगे, क्योंकि ये डिजाइन ही उसी तरह से किया है और स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट नहीं होता है। बाकी के इसमें इसलिए किया जाता है कि एक टाइम में बहुत बड़ा बर्डन बच्चे पे दिया जाता था मिड ब्रेन में, बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटी की जाती थी। तो ऐसा बोला जाता है कि कोई भी एनर्जी को पकड़ने के लिए वो आपके बॉडी की एनर्जी से मैच होना चाहिए। जब हम देखते हैं ना किसी में भूत बाधा हो जाती है, भूत बाधा यानी क्या होता है, उसकी बॉडी बहुत जोर से लेविएट हो जाती है, यानी जो एनर्जी आती है ऊपर से, उस एनर्जी को स्टेबल नहीं कर पाता खुद के बॉडी के अंदर, जिस कारण वो पटांग की बात करते हैं। आपकी बॉडी में होने वाली तब्दीली को जब हम कैप्चर नहीं कर पाते, तब हमारे ब्रेन में उसका ट्रेस भी आ जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर कभी हायर फेज में जाके ब्रेन को करता है तो उसको आगे में जाके सर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। उसको क्या हो जाता है, अगर बिना जाने पहचाने अगर आप उसको अगर पढ़ाओगे तो उसको सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने ना जब भी मैंने ये सब फॉरवर्ड किया था ना, तो 2-3 जन ने बोला था इसको करना ही मत, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपको, ये डोंट प्ले विथ योर ब्रेन। इसलिए मैं बोली डायरेक्ट पूछ लूं ऐसे क्या हाँ, टाइम ऑफ हो गया है। हेलो, हाँ टाइम ऑफ हो गया है। 1 घंटे का टाइम था ना इसमें, वो टाइम ऑफ हो गया, वो बताता है मीटिंग एंड पे टाइम ऑफ हो गया, एक्सीड हो रहा है। समझ में आया आपको? हाँ हाँ क्यों मना करते हो? हाँ, वही कोई मैं भी बोल चीज को रही वैसे ही होता है, कोई भी चीज जैसे आध्यात्मिकता में कोई भी चीज आती है तो इसलिए इसको बोलते हैं कि अच्छे स्ट्रक्चर के आप जो समझता है उसकी इसमें करो। अब डीएमआईटी में ब्रेन में भी क्या हो गया था, जब इसके आउटपुट लोगों को दिखने लगे तो बहुत सारे लोगों ने इसकी ट्रेनिंग मेथड सीख ली और उसको ही करेक्ट बताते थे और बहुत सारे लोग करते थे। तो इसमें क्या होता है, 100% लोगों पे काम करने के सर वॉइस ब्रेक हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। ये क्या हो गया? ओवर हो गई क्लास क्या? हाँ मेरे को लगता है लेट्स लीव ना, तो फिर ऐसे ही हाँ, करते हाँ। हैं। ठीक है, ओके ओके यार। ओके बाय।